खुद ज़ोहरा खानम फजलदाद को किसी भी सवाल का जवाब न दे सकी। फजलदाद ने मुझे बताया कि वो जब भी उससे कुछ पूछता तो उसके माथे पर शिकनें आ जाती थीं और उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर आता था जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो गई हो। वो दरअसल जहन पर जोर देती थी और सोचने की और याद करने की कोशिश करती थी कि वो कहाँ रही और कितना अरसा गुजर गया जिसका उसे कुछ पता न चला। सोच सोच कर वो इतना सा ही जवाब देती थी कि वो जब याद करती है तो उसे ऐसे लगता है जैसे वो कोई ख्वाब देखती रही है। उस वक्त जब मैं और फजलदाद जवानी की उम्र में थे और बर्मा के जंगल के कैदी बने हुए थे। इस वाक़े को तो नहीं, अलबत्ता ज़ोहरा खानम की सुनाई हुई कहानी को शक की निगाह से देखते थे। बल्कि मैंने फजलदाद के साथ कुछ बेहुदा बातें उस लड़की के बारे में की थीं और फजलदाद ने भी कुछ ऐसी ही इखलाक से गिरी हुई बातें सुनाई थीं। मैं इस कहानी को आगे चलाने से पहले आपका जहन किसी और तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि यह मामला क्या था। मुझे अल्लाह ताला ने वो वक्त दिखाया जब मैं वापस अपने घर पहुंचा। उस वक्त मैं पुख्ता उम्र में दाखिल हो चुका था और दिमाग बेहतर तरीके से बेहतर बातें सोचने का आदी हो चुका था। फिर जब ये इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी की ये दास्तान कलमबंद करूं तो मैंने ज़रूरत महसूस की कि हर बात का जवाब मिलना चाहिए और मैं कोई वाक़या इस तरह ना सुनाऊं जिस तरह चंदाल चौकड़ियों में बैठकर लोग एक दूसरे को सनसनीखेज़ कहानियाँ सुनाया करते हैं। ज़ोहरा खानम की कहानी मेरे जहन में अटकी हुई थी। मैंने मुख्तलिफ किताबों का मुताला शुरू कर दिया, नफ्सियात की किताबें भी पढ़ीं और फिर मैं 3 डॉक्टरों से मिला जो जहनी और दिमागी अमराज के माहिर थे। डॉक्टर बगैर फीस के बात नहीं किया करते और बात भी वो करते हैं जो उनकी मर्जी और पसंद की होती है। मेरा तारुफ उन डॉक्टरों से करवाया गया था और मैं उन्हें उनके घरों में जाकर मिला था। उन्होंने बड़ा अच्छा तज्जिया किया था। डॉक्टरों ने एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि उस लड़की को अगर पागल खाने में दाखिल कर दिया जाता तो वो पागल ही पागल होती चली जाती और कभी ठीक ना हो सकती। उसे अगर घर में रखकर ज़हनी सुकून की दवाइयाँ यानी ट्रंकोलाइज वगैरह दिए जाते तो भी ठीक ना होती। ठीक होने के बजाय वो उन दवाइयों की आदी और नशई हो जाती और हर वक्त गनूदगी की कैफियत में रहती। फिर उन दवाइयों का असर भी ज़ायल होना शुरू हो जाता और वो उनकी मिकदार और ताकत में इजाफा किया जाता। उन डॉक्टरों ने अपनी इस्तिलाहात में यह तज्जिया किया था। मुझे कुछ इस्तिलाहें याद रह गई हैं और ज़्यादातर मैं भूल चुका हूँ। मैं सामीन को इस झमेले में नहीं डालना चाहता। वो इस्तिलाहें सुनी और समझने की कोशिश करें। एक आम जहन को समझाने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ये लड़की ज़ोहरा खानम अपना शऊर खो बैठी थी और लाशऊर में चली गई थी। उसका जिस्म अपनी ज़रूरियात लाशऊरी तौर पर पूरी करता रहा। ये ऐसे ही था जैसे मैं और फजलदाद दरख्तों से जो भी फल हासिल हुआ खाते रहे और पानी भी पीते रहे और जानवरों की तरह जहाँ जगह मिली सो गए। इन हालात में ज़रूरियात जानवरों जैसी ही रह गई थी, एक पेट भरना और दूसरा अपने आप को ख़तरों से बचाए रखना। उस लड़की का एहसास जिंदा नहीं था कि वो कहाँ है और किधर जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि ये कोई अजीब वाक़या नहीं। एक डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि एक नौजवान लड़का घर से भाग गया और 1.5 साल बाद ऐसी हालत में आया जैसे उसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना हो। ऐसे केस इस लड़की से मिलते जुलते हैं। अगर मुझे नफ्सियात के उन डॉक्टरों से ये तज्जिया ना मिलता और वो ये ना कहते कि ये कोई अजीब और माफूकुल फितरत वाक़या नहीं तो मैं उसे अपनी दास्तान में कभी शामिल ना करता। यूं समझ लें कि ये लड़की अपने जहन लाशऊर की दुनिया में जिंदा रही, भटकती फिरी और कुछ अरसे बाद उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में आने लगा। फजलदाद ने मुझे सुनाया, लड़की जूं जूं बोलती जा रही थी उसका जहन साफ होता जा रहा था। बहुत सा बोलकर और आंसू बहाकर वो बिल्कुल सही हालत में आ गई और वो बाजुओं और टांगों से अपना सतर छुपाने लगी। फजलदाद देहाती था और फौजी भी था। मैंने इस दास्तान में सुनाया है कि उस वक्त के फौजियों की इखलाकी हालत कितनी पस्त हुआ करती थी। महाज से वापस आने वाले फौजी सबसे पहले इस्मत फरोश औरतों के बाजार का रुख करते थे। फजलदाद के सामने एक जवान औरत बिल्कुल बरहना बैठी थी और वो खूबसूरत भी थी। खूबसूरत थी या नहीं, एक फौजी के लिए यही काफ़ी था कि वो एक औरत थी। इस वक्त फजलदाद की जहनी और जज्बाती हालत हैवानों जैसी थी। वो बेकाबू होने लगा और उसने एक बार फिर ज़ोहरा खानम के सर पर हाथ रखा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा और इसके साथ ही उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। अचानक उसके अंदर जलजले जैसा एक झटका आया। मैंने कहा कि वो देहाती भी था। देहातियों में गैरत का जज्बा बड़ा ही शदीद होता है। फजलदाद के अंदर यह जज्बा बेदार हुआ। ज़ोहरा खानम एक मजलूम लड़की थी जिसे एक शख्स ने बाप बनकर बेआबरू करने की कोशिश की थी। फजलदाद ने फौरन अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उठ खड़ा हुआ। उसने ज़ोहरा खानम को हाथ से इशारा किया कि वो बैठी रहे। वो खुद चंद कदम परे गया और ज़ोहरा खानम की तरफ पीठ करके आंखें बंद कर लीं। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे शैतान के कब्जे से छुड़ा दे और इतनी हिम्मत दे कि अपने आप को काबू में रखूं और इस मजलूम औरत को एक पाकीज़ा अमानत समझूं। उसने ना कोई नवाफिल पढ़े ना कोई आयत पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा और रूह की गहराइयों से ये इल्तिजा की। यहाँ वही बात हुई, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है।
फजलदाद के वजूद में और उसकी ज़ात में ऐसी ठंडक सी आ गई कि वो बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान बन गया। उसने अल्लाह तबारक व तआला को अपने साथ रख लिया था। वो एक ऊंची झाड़ी की ओट में चला गया। उसने अपनी खाकी पतलून उतारी, उसके नीचे उसने अंडरवेयर पहना हुआ था। ये फौजी अंडरवेयर था जो घुटनों से ज़रा ऊपर तक लंबा होता है और उसमें अज़ारबन पड़ा होता है। उसने ये अंडरवेयर उतार दिया और फिर पतलून पहन ली। वापस ज़ोहरा खानम के पास आया और उसे देकर कहा कि ये पहन ले। फिर उसने अपनी कमीज़ उतारी और ये भी ज़ोहरा खानम को पहना दी। ज़ोहरा खानम का जिस्म ढांपा गया और अब फजलदाद के जिस्म पर बनियान थी और पतलून। एक मर्द ने ज़ोहरा खानम का जिस्म ढांप दिया तो उस पर ऐसा असर हुआ कि वो फजलदाद के साथ लिपट गई और ऐसी रोई कि उसकी हिचकी बन गई। ये सकून और मुसर्रत का रोना था। फजलदाद पर कोई उल्टा असर ना हुआ, बल्कि वो उसके सर पर हाथ फेरता और उसकी पीठ थपथपाता रहा। वो बहुत देर रोती रही और फजलदाद से अलग हो गई। ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि अब लड़की ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो गई थी। फजलदाद पर बड़ी ही नाजुक जिम्मेदारी आन पड़ी थी। इस जिम्मेदारी का अहम पहलू ये था कि उसे अपने आप पर काबू रखना था। इसलिए ज़ोहरा खानम से पूछा कि इस इलाके से वो वाकिफ़ है या नहीं और ये इलाका आसाम से कितनी दूर है। ज़ोहरा खानम को कुछ भी मालूम नहीं था। फजलदाद ने बताया कि उसके अंदाजे के मुताबिक वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा इकट्ठा रही। फजलदाद ने सूरज को देखकर मशरिक, मगरिब और शमाल जनूब का हिसाब रखा हुआ था। वो सुबह उठते ही शमाल की तरफ चल पड़ते थे। आगे इलाका कुछ आसान सा आ गया था। पहाड़ियाँ और टेकरियाँ तो थीं लेकिन ज़रा दूर दूर, लेकिन बाकी इलाका इतना गैर हमवार नहीं था कि चलने में दुश्वारी होती। फजलदाद ये महसूस करता रहा था कि ज़मीन ऊपर को उठती जा रही है। इसका मतलब था कि वो बुलंदी की तरफ जा रहे थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी जितनी मैदानी इलाकों में होती है। उस इलाके में भी दरख्तों और ऊंची नीची घास की और झाड़ियों की बहुतात थी। ये दरख्त कुछ और किस्म के थे और झाड़ियाँ भी मुख्तलिफ थीं। इससे पता चलता था कि यह खित्ता कोई और है या शायद ये बर्मा नहीं। एक शाम फजलदाद और ज़ोहरा खानम बड़ी खूबसूरत जगह रुक गए। छोटी छोटी घास मखमल की तरह मुलायम और नरम थी और उसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे। उन्होंने रात सोने के लिए ये जगह मौजू समझी। वो लेटे और कुछ देर बातें करते रहे और फिर सो गए। फजलदाद को अपने जिस्म पर 3-4 जगह चुभन महसूस हुई और वो बेदार हो गया और उसके साथ कुछ आदमियों की बातें सुनाई दी और फिर उसे ज़ोहरा खानम की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसका नाम लेकर पुकारा था। फजलदाद ने आंखें खोलीं। सूरज तलू हो चुका था। तेज़ रोशनी ने उसकी आंखें ना खुलने दी। वो उठ बैठा। उसने आंखें मलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके इर्द गिर्द 4 बिल्कुल बरहना आदमी खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां सी थीं जो आगे से बर्छियों की तरह तराशी हुई थी। उन बर्छियों की नोकें फजलदाद के जिस्म के साथ लगी हुई थी। वो जब सोया हुआ था तो उसने उन्हीं नोकों की चुभन महसूस की थी। तब उसने हर तरफ देखा। ज़ोहरा खानम उससे 7-8 कदम दूर खड़ी थी और 2 आदमियों ने उसके बाजू पकड़ रखे थे। ये सब आदमी बिल्कुल बरहना थे। उनके जिस्मों के रंग गंदुमी और बड़े साफ थे। बाज के बाल खासे लंबे और बाज के कटे हुए थे। उनमें एक के हाथ में फजलदाद का झोला था। फजलदाद समझ गया कि ये वही नांगे कबायली हैं जिनके बारे में उसने पहले भी सुन रखा था। वो उनके हाथ चढ़ गया था और उसे यही नजर आ रहा था कि वो उसे कत्ल कर देंगे और ज़ोहरा खानम को अपने साथ ले जाएंगे। ज़ोहरा खानम रो रही थी लेकिन फजलदाद बेबस हो गया था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आपस में अपनी ज़बान में बातें कर रहे थे। उनमें 2 एक तरफ दौड़े हुए गए और जब वो वापस आए तो उनके हाथों में पौधों की लंबी लंबी टहनियाँ थीं जो बेलें मालूम होती थीं। उन्होंने फजलदाद के हाथ आगे करके उन बेलों से बांध दिए। फिर उसके पाँव भी बांध दिए गए। 2 आदमियों ने उसके बंधे हुए हाथों और बंधी हुई टांगों के नीचे से 2 लाठियाँ जोड़कर गुजार लीं और इस तरह फजलदाद को उठा लिया कि लाठियों के अगले सिरे एक आदमी के कंधे और पिछले सिरे पिछले आदमी के कंधे पर थे। इस तरह फजलदाद बंधे हाथों और पाँव से लटक रहा था। एक आदमी ने ज़ोहरा खानम को अपने कंधे पर डाल लिया। फजलदाद ने मौत को कबूल कर लिया। उसने अपने आप को इस तरह तसल्ली दी कि जापानियों के हाथों भी तो मरना था। वहाँ से बच निकले तो जंगल में किसी दरिंदे का शिकार होना था। वो भी ना हुए तो इन नांगे वहशियों के हाथों मौत लिखी हुई थी, वो मिल रही है। अल्लाह को यही मंजूर था। फजलदाद दाएं बाएं देखता जा रहा था। सारा इलाका सरसब्ज था और दरख्त तो बहुत ही थे। हरी भरी टीकरियां और ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी थीं, लेकिन ये इलाका दुश्वार गुजार नहीं था। आगे चढ़ाई ही चढ़ाई थी। कहीं जरा सी उतराई आती थी और फिर जमीन ऊपर को चली जाती थी। फजलदाद समझ गया था कि ये लोग बुलंदियों पर रहते हैं। फजलदाद के पास घड़ी थी जो उन नांगों ने नहीं उतारी थी। नांगे बहुत ही तेज चल रहे थे। ज़ोहरा खानम को वो बारी बारी उठा रहे थे। वो जिस्मों से बहुत ताकतवर मालूम होते थे। वो जब रुके तो फजलदाद को घड़ी ने बताया कि 4 घंटे और कुछ मिनट गुजर गए हैं। उन्होंने फजलदाद को बड़े आराम से ज़मीन पर रख दिया और लाठियां जो दरअसल उनकी बर्छियां थीं खींच ली। फिर उसे पाँव पर खड़ा कर दिया। उसके पाँव खोल दिए गए लेकिन हाथ ना खोले गए।
फजलदाद ने सबसे पहले ज़ोहरा खानम को देखा। उसे भी उन्होंने कंधों से उतार दिया था और वो रो रही थी। हर तरफ देखा तो ये जगह पहाड़ियों से घिरी हुई थी। सब्जाजार और दरख्तों की वजह से ये सारी जगह बहुत ही खूबसूरत लगती थी। देखते ही देखते वहां नांगे आदमियों और औरतों और बच्चों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। बच्चे तालियां बजा रहे थे और बड़े भी हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। अगर उनकी बातें समझ में आती तो कुछ अंदाजा हो जाता कि उन लोगों का मकसद क्या था। वहां इधर उधर दरख्तों की टहनों, सरकंडों और घास फूस के झोंपड़े बने नजर आए, जिनमें बाज गोल थे और बाकी चकोर। अचानक हजूम में हड़बोंग सी हुई और यकलख्त यह हड़बोंग खामोशी में बदल गई। एक तरफ से हजूम ने इधर उधर हटकर रास्ता बनाया। एक नांगा आ रहा था जिसके पीछे 4 नांगे थे। ये नांगा उनका सरदार मालूम होता था। वो पूरी तरह नांगा नहीं था। उसने कमर के गिर्द एक रस्सी बांध रखी थी। उस रस्सी से रंगदार कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लटक रहे थे। कोई टुकड़ा एक बालिश से ज्यादा नहीं था। उस रस्सी में फूलदार टहनियां भी उड़सी हुई थीं। उस शख्स के सर के इर्द गिर्द रंगदार कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें परिंदों के रंगदार पर उड़से हुए थे। उसके बाल औरतों की तरह लंबे थे। वो चेहरे से अधेड़ उम्र लगता था। अधेड़ उम्र की 2-3 लकीरें जाहिर हो गई थी। उसके हाथ में तकरीबन 2 फुट लंबा डंडा था जिस पर रंगदार कपड़े लिपटे हुए थे और उसके आगे वाले सिरे पर रंगदार पर लगे हुए थे और उसके पिछले सिरे के साथ 2 छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थीं। वो जब आया तो हजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और हर बच्चा, औरत और आदमी दोजानू बैठ गए और सर झुका लिए। ये शख्स, जिसे मैं सरदार ही कहूँगा, पहले ज़ोहरा खानम के पास गया और उसे सर से पांव तक देखा और फिर उसके इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाए और फिर पीठ के पीछे खड़े होकर बड़े गौर से देखा और फिर उसने डंडे का अगला सिरा, जहां परिंदों के पर उड़से हुए थे, ज़ोहरा खानम की पीठ के साथ लगाकर मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाली। उसने हजूम की तरफ मुंह करके कोई बात ऐसे अंदाज में कही जैसे कोई ऐलान किया हो। हजूम ने उछल कूद कर और तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इससे जाहिर होता था कि उनके सरदार ने ऐलान किया है कि उनके मतलब की चीज़ मिल गई है। फिर ये सरदार फजलदाद के सामने जा रुका और उसे भी अच्छी तरह देखा। उसने अपने साथ खड़े नांगों को आहिस्ता से कुछ कहा। नांगे फजलदाद को एक तरफ ले गए और एक दरख्त के पास खड़ा करके उसके बंधे हुए हाथों में मजबूत रस्सी डाल दी और रस्सी का दूसरा सिरा दरख्त के साथ बांध दिया, जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है। वो ऐसी जगह थी जहां से फजलदाद को सब कुछ नजर आ रहा था। शाम के वक्त फजलदाद को एक झोंपड़े में ले गए जो पत्थरों का बना हुआ था और उसकी छत में दरख्तों के मोटे टहन और सरकंडे और उन पर मिट्टी डाली हुई थी। उस झोंपड़े का एक ही दरवाजा था। फजलदाद को अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसे खाना दिया गया। ये उबले हुए चावल थे और शोरबे वाली मछली थी। फजलदाद ने बड़ी ही लंबी मुद्दत के बाद सही खाना देखा था। वो उस खाने पर टूट पड़ा और पेट भर कर खाना खाया। उसके हाथ उस झोंपड़े में दाखिल करके खोल दिए गए। 2 नांगों ने उसे ना जाने क्या कुछ कहा था। वो उंगलियां और हाथ उसकी तरफ करके जोर जोर से हिलाते और गुस्से से बोलते थे। वो यकीनन यही कहते होंगे कि यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। फजलदाद की रात इस कमरे में गुजरी। ये उसका कैद खाना था। उसे अपना कोई गम नहीं था। वो ज़ोहरा खानम के लिए परेशान था। वो ऐसी तवक्को रख ही नहीं सकता था कि ये नांगे वहशी उस खूबसूरत औरत के साथ कोई अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन वो उस औरत की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत ही थका हुआ था और उसने खाना इतना ज़्यादा खा लिया था कि उस पर गनूदगी तारी हो गई और वो सो गया। अगले रोज़ 2 नांगे उसके पास आए और उसे खाने के लिए कुछ दिया। वो समझ ना सका कि ये क्या है। उसने इशारों से उन नांगों से पूछा कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। नांगों ने उसके इशारे समझ लिए और उनमें एक ने अपनी गर्दन पर यूं हाथ का इशारा किया जिसका मतलब था कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अगर वो उनकी ज़बान समझता तो उनसे कहता कि गर्दन बहुत जल्दी काट दो ताकि मैं इस दुनिया के जहन्नुम से आज़ाद हो जाऊं। दोनों नांगे वहां से निकल गए और दरवाज़ा बंद करने लगे। फजलदाद ने सोचना शुरू कर दिया कि मरना तो है ही, लेकिन वो बुज़दिलों की तरह नहीं मरेगा या बकरे की तरह अपनी गर्दन नहीं कटवा लेगा, बल्कि एक दफ़ा यहाँ से फरार होने की कोशिश ज़रूर करेगा और ये कोशिश भी करेगा कि ज़ोहरा खानम को भी साथ ले जाए। हवालदार फजलदाद उन नांगों के चुंगल में फंस गया था। उन नांगों के मुतल्लिक कुछ ज़रूरी बातें पहले ही बता दूं तो मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा। उन नांगों की पुरानी तारीख तो मैं नहीं जानता और शायद उनकी कोई तारीख है भी नहीं। जंग अजीम के फ़ौरन बाद ये कबाइल तारीख में नुमाया तौर पर उभर कर आ गए। अब ये नांगे नहीं बल्कि नागा कबाइल कहलाते हैं। उनकी अपनी सियासी क़यादत है और ये क़यादत इतनी मुखलिस और दयानतदार है कि उसने आदमखोर नांगों को एक बाइज़्ज़त कौम बना दिया है। अगर क़यादत मुखलिस और दयानतदार हो और उसके दिल में अपने लोगों की मोहब्बत हो तो मौजज़े रूनुमा हो सकते हैं। जंग अजीम के थोड़े ही अरसे बाद अखबारों में 2 कबाइल के नाम आने लगे, एक नागा और दूसरे मैज़ो। उन कबाइल का इलाका आसाम के मशरिक और शमाल मशरिक में है। उससे आगे बर्मा शुरू हो जाता है। नागा और मैज़ो कबाइल का इलाका हिंदुस्तान में आता है, यानी वहाँ हिंदुस्तान की हुकूमत है। नागा कबाइल तो बिल्कुल ही वहशी और आदमखोर थे। इंसानी खोपड़ी और उनके कल्चर और अकीदे का लाजमी हिस्सा था।
ये लोग मादरजाद नंगे रहते थे, कुछ पहाड़ों के दामन में रहते और बाकी पहाड़ों की ढलवानों और बुलंदियों पर रहते थे। ये वही नांगे थे जिनके हाथ फजलदाद और ज़ोहरा खानम चढ़ गए थे। मैज़ो कबाइल उनसे बेहतर थे, उनमें नांगों जैसा वहशीपन नहीं था और दरिंदगी भी नहीं थी। मैज़ो कबाइल का इलाका नांगों के इलाके के साथ मिलता है। अक्सर मैज़ो कबाइल के लोग ही नांगे आदमखोरों का शिकार हुआ करते थे। फजलदाद झोंपड़े में बैठा हुआ था, दिन का वक्त था, उसने फरार होने का इरादा कर लिया था। वो उठा और दरवाजे का जायजा लिया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया और ज़रा सा धकेला। इससे उसे अंदाज़ा हो गया कि दरवाज़ा मजबूत नहीं। अगर वो दरवाजे को अपने जिस्म के धक्कों से धकेलता तो दरवाजे के तख्ते टूट सकते थे। वो ज़ोर ज़ोर से ठुड्डे मारकर भी दरवाज़ा तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसी जुर्रत ना की। उसे मालूम था कि बाहर नांगे मौजूद हैं, वो उसे फ़ौरन पकड़ देंगे और ये भी हो सकता है कि उसे मार ही डालें। उसने ये भी सोचा कि शाम का खाना तो कोई लाएगा ही। अगर वो अकेला हुआ तो उस पर काबू पा लेगा और उसका गला घोंट कर भाग जाएगा। उसे अपना ये प्लान भी अच्छा ना लगा, क्योंकि वो ज़ोहरा खानम को भी साथ ले जाना चाहता था। उसने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई थी, वो अपना हर दाव आजमाना चाहता था और उसका ये इरादा बहुत ही मजबूत था। वो फरार के तरीके सोच रहा था कि उसे बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ें आईं। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे का कवाड़ बड़ी तेज़ी से खुला और दो नांगे बहुत ही तेज़ी से अंदर आए। एक ने फजलदाद का एक बाजू और दूसरे ने दूसरा पकड़ लिया और उसे उठाया। अब फजलदाद खड़ा था और एक नांगा उसके पहलू में और दूसरा दूसरे पहलू में खड़ा था। दोनों ने उसके बाजू पकड़ रखे थे। 1-2 मिनट के बाद दरवाजे में उनका सरदार नमूदार हुआ। उसके हाथ में वही डंडा था जो फजलदाद ने पहले देखा था। ये 2 फुट लंबा डंडा था और उस पर रंगदार कपड़े के टुकड़े लिपटे हुए थे। उसके एक सिरे पर परिंदों के रंगदार पर लगे हुए थे और दूसरे सिरे पर छोटी छोटी 2 घंटियां बंधी थीं। इसके साथ ज़ोहरा भी थी। ज़ोहरा खानम को जिंदा और सलामत देखकर फजलदाद को इत्मीनान हुआ। वो अब उससे यह पूछना चाहता था कि उसके साथ गुज़िश्ता रात क्या सलूक हुआ, लेकिन यह पूछने की मोहलत ना दी गई। हुआ ये कि जिन 2 नांगों ने उसे पकड़ रखा था, उन्होंने एक तो उसके बाजू के नीचे को खींचा जैसे उसे बिठाना चाहते हों। इसके साथ ही उन्होंने उसके सर और गर्दन पर हाथ रखकर नीचे को दबाया। वो कुछ कह भी रहे थे। एक नांगे ने उसे छोड़कर सजदा किया और फौरन उठ खड़ा हुआ। फिर उसने फजलदाद को इशारा किया कि वो भी सजदा करे। उनका सरदार ज़ोहरा खानम के साथ दरवाजे में ही रुक गया था। फजलदाद उसके आगे सजदा नहीं कर रहा था। वहाँ मसला ज़बान का था। अगर नांगों का सरदार फजलदाद की ज़बान समझ सकता तो फजलदाद उसे बताता कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं किया करते। कहने के बजाय फजलदाद ने हाथ ऊपर करके उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और नफ़ी में सर हिलाया। इस इशारे से वो अपना मतलब वाज़िया करना चाहता था, जो नहीं हो रहा था। दोनों नांगों ने उसका सर फिर नीचे को दबाना शुरू कर दिया। सरदार दरवाजे में ही खड़ा फजलदाद को चुपचाप देख रहा था। फजलदाद ने देखा कि सरदार के होंठों पर तबस्सुम सा था। उसके चेहरे पर हल्का गुस्से का भी तासुर नहीं था। हम जब फौज में भर्ती हुए थे तो हमें फौजी ट्रेनिंग दी गई थी जो मुकम्मल समझी जाती थी, लेकिन जंग के दौरान उस ट्रेनिंग में कुछ इजाफे हुए थे। उनमें लड़ाई का एक और तरीका भी शामिल था। उसे अनआर्म्ड कॉम्बैट कहते थे। मतलब ये कि आपके पास कोई हथियार नहीं और दुश्मन के 1-2 फौजी आपके सामने आ जाते हैं। उनके पास राइफलें हैं जिन पर संगीनें चढ़ी हुई हैं। हमें दाव सिखाए गए थे कि खाली हाथ मुसल्ला दुश्मन के खिलाफ कैसे लड़ना है। उसे बेहथियार की लड़ाई कहा गया था। फजलदाद ने एक तो ये ट्रेनिंग ली थी और इसके अलावा उसे गोरीला और कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई थी। झोंपड़े में 2 नांगे उसका सर झुकाने की कोशिश कर रहे थे। फजलदाद ने यह दाव खेला कि अपने दोनों बाजू आगे को किए और दाएं बाजू की कोहनी दाएं वाले नांगे के पेट में और बाएं बाजू की कोहनी बाएं तरफ वाले नांगे के पेट में इतनी जोर से मारी कि दोनों नांगों ने उसका सर छोड़ दिया और वो अपने पेटों पर हाथ रखकर दौरे हो गए। फजलदाद ने दोनों की गर्दनों पर हाथ रखा और पहले उन्हें जरा पीछे हटाया, फिर बड़ी जोर से उन दोनों को आगे झटका दिया और उनके सर आपस में टकराए। दोनों सीधे हो गए और चकराने लगे। फजलदाद ने एक बार फिर दोनों को गर्दनों के पीछे हाथ रखे और दोनों के मुंह और माथे आपस में पहले की तरह और जोर से टकराए। दोनों नांगे चकराए। एक तो गिर ही पड़ा और दूसरा इस तरह डोलने लगा जैसे किसी नशे में हो। नहीं फजलदाद, ज़ोहरा खानम ने घबरा कर कहा, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। फजलदाद ने उनके सरदार की तरफ देखा। सरदार के होंठों पर हल्का सा जो तबस्सुम था वो अब खिली हुई मुस्कुराहट बन गया था। सरदार और ज़ोहरा खानम के पीछे 2 और नांगे खड़े थे जिनके हाथों में बांसों की बर्छियां थीं। जब फजलदाद ने अंदर वाले दोनों नांगों के पेटों में कोहनियां मारी थी तो बाहर खड़े दोनों नांगे बर्छियां तान कर अंदर आने लगे थे। वो फजलदाद को बर्छियां मारना चाहते थे या उनका इरादा फजलदाद पर काबू पाने का था। वो आगे होने लगे तो सरदार ने अपने बाजू दाएं और बाएं फैलाकर उन्हें बाहर ही रोक लिया। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो देखना चाहता था कि उसके आदमियों में कितनी ताकत है और क्या वो इस आदमी फजलदाद का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। उसके चेहरे से यह भी पता चलता था जैसे फजलदाद ने जो दाव चलाए थे ये सरदार को बहुत अच्छे लगे थे। दोनों नांगे संभल कर सीधे हुए।
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ने दूसरे से कुछ कहा और दोनों ने ये हरकत की कि एक झोंपड़े की एक तरफ दीवार की तरफ तक चला गया और दूसरा सामने वाली दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। फजलदाद झोंपड़े के वस्त में खड़ा दोनों को देखता रहा। दोनों ने घूंसे तो ना ताने यूं किया कि अपने हाथ आगे किए, उनकी उंगलियां खुली हुई और जरा आगे को मुड़ी हुई थीं, जैसे वो दोनों फजलदाद को पंजे मारना चाहते हों। दोनों तेजी से फजलदाद की तरफ दौड़े। वो दरिंदों की तरह दांत निकालकर पीस रहे थे। जब वो फजलदाद के करीब आए तो फजलदाद एक कदम पीछे हटा, एक हाथ उनकी गर्दन पर और दूसरा हाथ दूसरे की गर्दन पर रखकर अंदर को दबाया। दोनों पहले ही दौड़े आ रहे थे। फजलदाद के हाथों ने उनकी रफ्तार और तेज कर दी और वो आपस में बड़ी जोर से टकराए। एक बार फिर उनके मुंह और माथे एक दूसरे से टकराए और दोनों तेवराए और उनके सर डोलने लगे।